नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल करनी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल में जो है वो जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस हो, पटवारी हो, एसएससी हो या कोई भी हाई कोर्ट के एग्ज़ाम हो, आप सभी के लिए हम लोग जनरल साइंस की कुछ टॉपिक्स यहाँ लेकर आए हैं आपके लिए, ताकि आप इसका फ़ायदा उठा सकें। और यकीन मानिए, यहाँ पर जितना आप लोग पढ़ लेंगे उससे बाहर आपके किसी भी सिलेबस में नहीं जाएगा। विशेष रूप से जो रिट वाले तैयारी कर रहे हैं वो जनरल साइंस पे ध्यान दें। यहाँ पर आपके जो महत्वपूर्ण एक टॉपिक है जनरल साइंस का, सभी सब्जेक्ट में आती है जनरल साइंस, और राजस्थान पुलिस वाले भी। तो हम लोग साइंस शुरू करने जा रहे हैं। साइंस की एक शाखा हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, बायोलॉजी से शुरू करेंगे, उसके बाद में केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह सारी शाखाएं करेंगे जो भी है। तो सबसे पहले साइंस के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। की शुरुआत की थी थोड़ी सी कि साइंस जो शब्द है, ये शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है, और ये ग्रीक भाषा का एक शब्द होता है सिंटिया। इस सिंटिया शब्द से मिलकर बना होता है। सिंटिया का मतलब होता है टू नो। अंग्रेजी में हम जाने तो टू नो मतलब जानना। किसी भी चीज के बारे में, प्रकृति के बारे में, शरीर, मानव के बारे में, जीवन के बारे में हम लोग जानते हैं। और ये जानना जो है वो विज्ञान के अंदर पढ़ा जाता है। विज्ञान का अर्थ भी यही होता है। विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं। जो गणित है वो भी एक विज्ञान की ही शाखा है। सभी शाखाएं हैं विज्ञान की, बहुत सारी शाखाएं, जिनमें से मुख्य रूप से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अर्थमेटिकल और ये जो जितनी भी चीजें आती है वो सारी साइंस की शाखाएं हैं। इनमें से हम लोग एक शाखा के बारे में पढ़ेंगे। अभी शुरुआत में एक ही मेन शाखा लेकर चलेंगे, और मुख्य रूप से सबसे ज्यादा उसी के प्रश्न आते हैं आपके बायोलॉजी के। तो उसी बायोलॉजी को लेकर हम चलेंगे। ये एक विज्ञान की एक शाखा होती है, बायोलॉजी को लेकर चलेंगे दोस्तों। बायोलॉजी शब्द को देखें तो दोस्तों इसमें दो चीजें दिख रही है आपको। एक तो दिख रहा है बायो और एक दिख रहा है आपको लॉजी। लॉजी को ग्रीक भाषा में लोगस भी कहा जाता है। तो बायो का मतलब होता है लाइफ। बायो का इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो होता है लाइफ, यानी कि जीवन। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। स्टडी का मतलब अध्ययन, यानी कि जो जीवन का अध्ययन किया जाता है, ये जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाती है। अगर पूछ भी ले आपको कि बायोलॉजी शब्द का अर्थ बताइए, अगर क्वेश्चन पूछ ले बायोलॉजी शब्द का अर्थ बताइए, तो सीधा सा सिंपल सा अर्थ होता है लाइफ की स्टडी करना, मतलब जीवन का अध्ययन करना। अब ये जीवन का अध्ययन किसी मनुष्य में हो सकता है, मानव जाति में हो सकता है, किसी पशु में हो सकता है, पौधों में हो सकता है, सूक्ष्म जीवों में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। और उसी के आधार पर बायोलॉजी की शाखाएं बनाई गई है। बायोलॉजी की कुल मिलाकर जो टोटल शाखाएं हैं वो 37 शाखाएं हैं बायोलॉजी की। मतलब बायोलॉजी एक मेन ब्रांच है, उसके अंदर छोटी छोटी और शाखाएं बनाई गई है। वो 37 शाखाएं कुल मिलाकर है। उन शाखाओं के नाम आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। इसी बायोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनमें से हमारे मानव शरीर पर आधारित एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम आप लोगों के लिए आज लेकर आए हैं, और वो है रक्त, यानी कि हमारे शरीर का ब्लड। तो देखिए दोस्तों, रक्त के बारे में पढ़ लेते हैं। रक्त क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं कि रक्त क्या होता है। हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, इस ब्लड के बारे में क्या क्या जान सकते हैं हम देख लीजिए दोस्तों। कि रक्त जो है वो, हम जानते हैं कि हमारा जो शरीर है, ये शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। मतलब कि हमारे जो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो कोशिका है, मतलब सबसे छोटी इकाई, जो आपस में मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करती है। जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिल जाती है और वो किसी एक विशेष कार्य को करती है, तो उसको हम लोग कहते हैं ऊतक। और रक्त जो है वो हमारे शरीर का एक ऊतक होता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है आपको कि रक्त हमारे शरीर का है ऊतक, अंग, तंत्र या कोई इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न आपको पूछ लिया जाता है कि रक्त हमारे शरीर का क्या है, एक ऊतक है, एक अंग है, या एक तंत्र है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको वहां पर ये सिलेक्ट करना है कि रक्त हमारे शरीर का एक ऊतक है। तो ये बात हुई हमारे रक्त के बारे में, ऊतक की। लेकिन ऊतक भी कौन से प्रकार का ऊतक है, क्योंकि ऊतक भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। उनमें से ये कौन सा ऊतक है, तो ये होता है हमारे शरीर में संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक का मतलब है कि ये अपने अंदर पदार्थों को जोड़ देता है। ये एक ऐसा ऊतक है जो अपने अंदर गैसों को, कुछ पदार्थों को जोड़ लेता है। जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को अपने अंदर संग्रहित कर लेता है, अपने अंदर जोड़ देता है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है संयोजी ऊतक। और ये हमारे शरीर के अंदर तरल अवस्था के अंदर पाया जाता है, मतलब द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसीलिए इसके बारे में लिखा जाता है कि रक्त हमारे शरीर का क्या, एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त हमारे शरीर का तरल संयोजी ऊतक होता है दोस्तों। ये ध्यान रखना आप लोग। ऊतक क्या होता है मैंने बताया है, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो एक ही कार्य को करता है।
किसी विशेष कार्य को, तो जो रक्त है ये केवल एक कोशिका नहीं है, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाओं का समूह है और ये समूह मिलकर एक ही काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को इधर से उधर लाने ले जाने का। तो ये एक विशेष कार्य को कर रहा है और कोशिकाओं का समूह, इसलिए इसको ऊतक कहा जाता है। और ये अपने अंदर पदार्थों को जोड़ सकता है, इसलिए इसको कहते हैं संयोजी ऊतक। और तरल अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम हो गया रक्त। हमारे शरीर का एक तरल संयोजी ऊतक होता है। दूसरा दोस्तों, रक्त की मात्रा हमारे शरीर में कितनी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। हमारी जो मात्रा है, जो मानव शरीर का वजन होता है, मानव शरीर का जो वजन है, इस वजन का, मानव शरीर के वजन का 7.9% जो है वो हमारे शरीर के अंदर ब्लड होता है, 7.9% रक्त होता है। और इसको अगर लीटर में चेंज करें, मात्रा लीटर में पूछ ली जाए, तो ये लगभग होती है 5 से 6 लीटर के बीच में। 5 से 6 लीटर के बीच में एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर ब्लड होता है। तो और ये हमारे वजन पे आधारित पूछे कि हमारे वजन का कितना प्रतिशत होता है, तो हमारे वजन का 7.9% ब्लड होता है हमारे शरीर में। रक्त का जो पीएच मान है दोस्तों, ये रक्त का पीएच मान होता है 7.9, 7.36, ये होता है रक्त का पीएच मान। 7 से जो ऊपर के मान होते हैं पीएच में, वो सारे पदार्थ होते हैं। तो रक्त की अगर इस पीएच से प्रकृति भी देखें, तो रक्त की प्रकृति होती है दोस्तों क्षारीय। रक्त की जो प्रकृति है वो क्षारीय होती है। दोस्तों पेन कॉपी लेके बैठिए और साथ के साथ नोट्स बनाते चलिए। जो जानकारी आपको पॉइंट वाइज यहाँ दी जाती है उसको लिखते चलिए। ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके आगे बहुत काम आएगी। किसी भी कंपटीशन में आप जितना यहाँ लिखा जाता है उसको पढ़ लीजिए, वही बहुत है, उससे बाहर आपके कुछ नहीं जाएगा। तो ये तो हुआ दोस्तों रक्त के बारे में। अब रक्त को हम लोग अगर मुख्य रूप से डिवाइड करें, तो रक्त को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। जो रक्त है इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। 2 भागों में कैसे दोस्तों, एक भाग होता है जिसको हम लोग कहते हैं जीवित भाग। रक्त 2 भागों में बांटते हैं, एक जीवित भाग और एक होता है अजीवित भाग, जिसको हम कहते हैं निर्जीव भाग। निर्जीव भाग भी कह सकते हैं, जीवित भाग भी कह सकते हैं, अजीवित भाग भी कह सकते हैं, और जीवित को कहते हैं सजीव भाग। तो सजीव भाग के अंदर तो दोस्तों रक्त की कणिकाएं आती है, जिनको हम रक्त कणिकाएं कहते हैं। कौन सी होती है वो, एक आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स होते हैं मतलब डिंबाणु होते हैं। और अजीवित भाग के अंदर आपके पढ़ाया जाता है प्लाज्मा को। जो प्लाज्मा होता है रक्त का, ये प्लाज्मा जो है वो अजीवित भाग होता है। और कोरोना बीमारी के अंदर काम में आने वाला, डोनेट करने वाला जो मुख्य भाग है वो प्लाज्मा का होता है दोस्तों। अभी आप सभी ने देखा होगा, कुछ लोग एप्लीकेशंस कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि मैं लोगों से गुजारिश करता हूं कि वो प्लाज्मा को डोनेट करें। तो हमारे रक्त का प्लाज्मा कोरोना बीमारी के जो पेशेंट्स हैं उनको डोनेट करवाया जाता है, ताकि वो अपनी एंटीबॉडी अच्छी तरीके से बना सकें। क्योंकि एंटीबॉडी जो बनती है, हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा बनती है, वो प्लाज्मा के अंदर बनती है, ध्यान रहे दोस्तों। तो ये अजीवित भाग होता है। प्लाज्मा के बारे में पूरा पढ़ लेते हैं अभी, क्या क्या होता है प्लाज्मा में। अजीवित भाग या निर्जीव भाग जो है वो प्लाज्मा होता है हमारे रक्त का। और सजीव भाग जो है वो ये कणिकाएं होती है। ये कोशिकाएं हैं, जीवित कोशिकाएं, ये तो जीवित कोशिकाएं, इनका जीवन काल है, मतलब कुछ निश्चित समय के लिए ही ये जीवित रहेंगी, उसके बाद में ये समाप्त हो जाएंगी, फिर वापस जन्मेगी, फिर समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये निर्जीव भाग है, इसके मरने और जीने पे इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसके इस प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है दोस्तों, मुख्य रूप से इसके अंदर अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, विटामिन, प्रोटीन्स वगैरह ऐसे पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ कम होते हैं, लेकिन अकार्बनिक पदार्थ इसमें अधिक होते हैं। हम लोग जो भी टेबलेट लेते हैं, जो प्रतिरक्षा हमारी बनती है, जो प्रोटीन का निर्माण होता है, हार्मोन्स जो बनते हैं, वो सारे प्लाज्मा में होते हैं दोस्तों। तो प्लाज्मा को पढ़ लेते हैं कि प्लाज्मा में क्या क्या चीजें होती है दोस्तों। प्लाज्मा को लेकर चलते हैं। प्लाज्मा रक्त का एक अहम भाग होता है दोस्तों। तो प्लाज्मा के अंदर क्या होता है कि प्लाज्मा जो है वो हमारे शरीर का लगभग, मतलब जो रक्त है हमारा, टोटल रक्त है, इस ब्लड का लगभग 60% भाग जो है वो प्लाज्मा होता है। 40% भाग में ही होती है कोशिकाएं, बाकी जो 60% भाग है वो निर्जीव होता है प्लाज्मा के रूप में। 60% भाग जो है वो रक्त का प्लाज्मा होता है दोस्तों। इस रक्त का 60% भाग प्लाज्मा होता है। इस प्लाज्मा का संगठन क्या क्या होता है, क्या क्या होता है दोस्तों प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा में मुख्य रूप से पानी होता है, यानी कि जल होता है। प्लाज्मा में 90% तो होता है आपके जल, यानी कि वाटर। प्लाज्मा के अंदर मुख्य रूप से जो मात्रा पाई जाती है वो जल की होती है दोस्तों।
जो 90% है इसमें जल पाया जाता है, बाकी जो 7% है वो पाई जाती है इसमें प्रोटीन्स। जो हम लोग हमारे शरीर के अंदर जो विभिन्न प्रकार की एंटीबॉडी का निर्माण करती है वो प्रोटीन ही होती है। तो प्रोटीन्स होती है 7%। 0.9% होते हैं इसमें लवण। लवण मतलब साल्ट, जो भी जैसे कि आयोडीन लवण है या कोई भी जो हम लोग ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में खनिज लवण, वो सारे प्लाज्मा में ही होते हैं और इनकी मात्रा होती है लगभग 0.9%। और जो हम लोग खाना खाते हैं वो खाना लास्ट में ग्लूकोज के रूप में प्लाज्मा में ही सेव होता है और इसकी मात्रा होती है लगभग 0.1% ग्लूकोज। बाकी जो बचा है वो शेष पदार्थ होता है और वो होता है लगभग आपके 2%। बाकी जो 2% है वो शेष पदार्थ होते हैं, कोई भी दूसरी जो चीजें होती है वो शेष पदार्थ, वो भी प्लाज्मा में ही आते हैं। रक्त की जो पीएच प्रकृति है वो क्षारीय क्यों होती है, कभी ये पूछ ले आपको, एक थोड़ा सा ऊपर ध्यान दें कि रक्त की प्रकृति क्षारीय होती है, क्यों होती है इसका कारण भी जान लीजिएगा। क्योंकि रक्त के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं उससे अधिक मात्रा के अंदर अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, यानी कि प्रोटीन्स, विटामिन वगैरह ये है, इनकी मात्रा ज्यादा पाई जाती है। मतलब ये कह सकते हैं कि प्लाज्मा 60% पाया जा रहा है और प्लाज्मा में सारे अकार्बनिक पदार्थ है। तो अकार्बनिक पदार्थों की प्रकृति जो है वो क्षारीय होती है, इसी वजह से जो ब्लड की प्रकृति है वो क्षारीय हो जाती है और इसकी पीएच जो है वो 7 से अधिक हो जाती है। ये ध्यान रहे दोस्तों। तो ये आपके प्लाज्मा का संगठन है। प्लाज्मा में क्या क्या चीजें पाई जाती है आपको ध्यान रखना है। 90% पानी पाया जाता है, 7% प्रोटीन, 0.9% लवण, 0.1% ग्लूकोज और 2% अन्य पदार्थ प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। प्लाज्मा का कार्य अगर देखें तो प्लाज्मा का कार्य क्या होता है, मुख्य रूप से प्लाज्मा का जो काम है वो कार्य क्या होता है प्लाज्मा का, कि भोजन और जो हार्मोन्स हमारे शरीर में बनते हैं, मतलब भोजन का पाचन हो गया, ग्लूकोज के रूप में चेंज हो गया, तो उसका सेवन करना, मतलब प्रत्येक कोशिका तक इस ग्लूकोज को पहुंचाना और हार्मोन्स जो हमारे शरीर में निकलते हैं उन हार्मोन्स को पहुंचाना। तो प्लाज्मा का कार्य होता है हार्मोन्स व ग्लूकोज का या भोजन का संवहन करना। जो भोजन हम लोग पाचित हो चुका है वो भोजन ग्लूकोज के रूप में संचित है हमारे शरीर में, उस एनर्जी को, उस ग्लूकोज को हमारे शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का जो काम है वो इस प्लाज्मा का होता है। ये कार्य है प्लाज्मा का, हार्मोन्स व भोजन का संवहन करना। हार्मोन्स और इनका जो है वो संवहन करता है। एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, विशेष रूप से नोट लगा के आप इसको नोट कर ले, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। सेरम का पूछे जाते हैं, शायद पिछली बार राजस्थान पुलिस में पूछा था सेरम किसे कहते हैं। तो सेरम क्या होता है दोस्तों, अगर हम प्लाज्मा में से प्रोटीन को हटा दें, मतलब ये जो प्लाज्मा का संगठन है इस संगठन में से हम प्रोटीन को हटा दें तो बाकी जो पदार्थ बचता है उसको कहते हैं सेरम। ये याद रहे सभी को कि सेरम क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज है ये मोस्टली। सेरम क्या होता है, अगर प्लाज्मा से प्रोटीन को हटाने पर बचा शेष पदार्थ सेरम कहलाता है। प्लाज्मा में से अगर प्रोटीन को हटा दे तो बाकी जितना भी जो बचता है वो भाग कहलाता है सेरम। तो ये प्लाज्मा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। प्लाज्मा ये हमारा जो रक्त का निर्जीव भाग है वो कंप्लीट हो जाता है, इतनी जानकारी प्लाज्मा के लिए बहुत है। और एक बात का ध्यान रहे कि जो एंटीबॉडी बनती है वो प्राकृतिक एंटीबॉडी तो डब्ल्यूबीसी की होती है, मतलब जो प्रतिरक्षा है वो नेचुरल रूप से तो डब्ल्यूबीसी की है, लेकिन हम लोग जो बाहर से टेबलेट वगैरह जो भी लेते हैं उनसे जो हार्मोन्स निकलते हैं या उनसे जो केमिकल निकलते हैं वो केमिकल प्लाज्मा के अंदर ही रहते हैं, ये ध्यान रहे। तो ये निर्जीव भाग प्लाज्मा के बारे में था। अगला पढ़ते हैं हम लोग, दूसरा पार्ट हमने पढ़ा था इधर सजीव भाग, और सजीव भाग में हमने कुछ कणिकाएं लिखी थी, उन कणिकाओं को पढ़ लेते हैं कि रक्त का जो सजीव भाग है वो कौन सा है। तो ये निर्जीव भाग है दोस्तों, इसको नोट कर ले, सारी चीजें आपके काम में आएंगी आगे। रक्त का जो सजीव भाग है, सजीव भाग के अंदर हम लोग 3 चीजें पढ़ते हैं दोस्तों। 3 कणिकाएं होती है, रक्त की कोशिकाएं होती है ये कह सकते हैं। तो इनमें से एक तो होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी और एक होते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जिनको हिंदी में कहते हैं बिंबाणु। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स या बिंबाणु, ये 3 चीजें होती है दोस्तों। आरबीसी जो है वो इसका पूरा नाम होता है लाल रक्त कणिका, यानी रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो ये जो है वो
ये पूरा जो तीनों मिलाकर है, ये तीनों कोशिकाएं हैं एक तरह की। और ये कोशिकाएं किस भाग में आती है, रक्त के सजीव भाग में आती है, ध्यान रहे। तो सबसे पहले हम आरबीसी के बारे में पढ़ लेते हैं कि आरबीसी क्या होती है। आरबीसी जिसको हम लोग कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं। हमारे जो रक्त का लाल रंग होता है वो आरबीसी के कारण ही होता है। सभी चीजें पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आरबीसी की जो है वो आकृति क्या होती है। हमारे जो जितने भी स्तनधारी है, स्तनधारी जीवों के अंदर जो आरबीसी पाई जाती है वो उभयावतल आकृति की होती है। मतलब दोनों तरफ से अवतल आकृति, उभयावतल आकृति की होती है। तो हम ये लिख सकते हैं कि इसकी आकृति स्तनधारियों में कैसी होती है, उभयावतल होती है। स्तनधारियों में आकृति उभयावतल होती है। उभयावतल समझ सकते हो आप, जैसे गोल ही है लेकिन बीच में से थोड़ी चपटी होती है। मतलब कि इस तरह की आकृति मान सकते हो आप, गोल है लेकिन यह बीच में से थोड़ी दोनों तरफ से चपटी हो गई, तो उसको कहा जाता है उभयावतल। बीच में से दोनों तरफ से अंदर धसी हुई होगी आकृति। तो ये आरबीसी की जो आकृति होती है वो उभयावतल होती है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, ध्यान रहे। जो अमीबीय कोशिकाएं होती है उनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, तो आरबीसी के अंदर भी केंद्रक नहीं पाया जाता, ध्यान रहे। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन कुछ एक जीव ऐसे अपवाद के रूप में आ जाते हैं जिनकी आरबीसी में भी केंद्रक पाया जाता है। वो जीव थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनको नोट कर लीजिएगा विशेष रूप से कि ऐसे कौन से जीव है जिनकी आरबीसी के अंदर जो स्तनधारी भी है और उन स्तनधारी होते हुए भी उनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो एक तो होता है आपके ऊंट दोस्तों, और एक होता है लामा नामक एक जीव। ऊंट व लामा नामक जीव, ऐसे दो जीव है जो स्तनधारी भी है और इनकी कोशिकाओं में स्तनधारी है तथा इनकी आरबीसी की जो कोशिकाएं हैं, इन आरबीसी की कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। इन दोनों को ध्यान रहे दोस्तों। ऊंट एक ऐसा जीव है जिसकी आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है, उसकी जो रेड ब्लड सेल्स है उनके अंदर केंद्रक पाया जाता है। इसको विशेष रूप से ध्यान रखें, ये आ सकता है आपके मोस्टली क्वेश्चन है। आरबीसी का निर्माण के बारे में, ये तो था आरबीसी के बारे में कि जीवों के अंदर किस प्रकार पाई जाती है, जिसमें ये थोड़ा सा अपवाद है। ऊंट और लामा नामक एक जीव होता है जो हमारे यहाँ पर नहीं पाया जाता, लेकिन ये स्तनधारी होता है। जैसे ऊंट स्तनधारी है वैसे ही ये लामा भी एक स्तनधारी है, और स्तनधारी होते हुए भी इसकी जो आरबीसी है उसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। इन दोनों को ध्यान रहे। इसके बाद में पढ़ते हैं आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। मतलब ये कोशिकाएं हैं तो इनका जन्म भी होता है कहीं ना कहीं। तो आरबीसी का निर्माण होता है दोस्तों कहाँ पर, आप सभी जानते हैं। आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण होता है दोस्तों अस्थि मज्जा में। आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स है इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। और ये निर्माण कैसे होता है दोस्तों, ये निर्माण होता है आयरन और विटामिन B12 जो कॉम्प्लेक्स है बी का, उन दोनों की सहायता से इसका निर्माण होता है। तो किस तरह से होता है दोस्तों, देखिए इसके निर्माण में कौन कौन सहायक होते हैं, मतलब कौन से पदार्थ आरबीसी में सहायक हैं। मतलब कि इस आरबीसी को बनाने के अंदर कौन से पदार्थ सहायक है। एक तो होता है दोस्तों आयरन, विटामिन B12, जो विटामिन बी का एक कॉम्प्लेक्स है, जिसका विटामिन B12 का एक कॉम्प्लेक्स है। और आयरन जो लोहा तत्व है, हम लोग जानते हैं सभी, जो पालक में पाया जाता है, गुड़ में पाया जाता है, शर्करा की चीजों में पाया जाता है। जो आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड दोस्तों, फोलिक एसिड, ये तीनों जो है वो इन तीनों की सहायता से इस आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा के अंदर। तो जिनके हम लोग कहते हैं ना कि गुड़ खाने से खून बढ़ता है, घर वाले से कहते हैं कि गुड़ खाने से खून बढ़ता है, गुड़ में आयरन होता है, और ये आयरन हमारे शरीर के अंदर इस आरबीसी के निर्माण में सहायता करता है। जिसके शरीर के अंदर आयरन की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, उसके शरीर में आरबीसी की मात्रा उतनी ज्यादा होगी, हीमोग्लोबिन की मात्रा भी उतनी ज्यादा होगी। तो ये तीन पदार्थ होते हैं जो इस आरबीसी को बनाने में सहायता करते हैं। हमारे शरीर के अंदर आरबीसी को बनाया जाता है। ये ध्यान रहे। एक चीज यहाँ पर और विशेष रूप से नोट कर लेवे कि जो आरबीसी का निर्माण है वो भ्रूण अवस्था के अंदर कहाँ होता है। मतलब जब भ्रूण का विकास हो रहा होता है तो उस वक्त उसके अंदर जो आरबीसी बनती है वो कहाँ बनती है दोस्तों, ध्यान रहे। वो विशेष रूप से पूछा जाता है क्योंकि वो थोड़ा अलग हो जाता है। आरबीसी का जो भ्रूण अवस्था में निर्माण,
आरबीसी का भ्रूण अवस्था में निर्माण होता है दोस्तों यकृत के अंदर, प्लीहा में। यकृत में जो प्लीहा है उसके अंदर जो है वो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है, यकृत में, प्लीहा में। यकृत में जो प्लीहा भाग है वो यकृत का एक भाग होता है, उसको कहा जाता है प्लीहा। तो यकृत में, प्लीहा में भ्रूण अवस्था के अंदर आरबीसी का निर्माण होता है, वहाँ आरबीसी बनती है भ्रूण अवस्था में, ये ध्यान रहे। और आगे पढ़ेंगे हम यकृत के बारे में कि जो आरबीसी का जो कब्रगाह है वो किसे कहा जाता है। लेकिन आप भ्रूण अवस्था शब्द आ जाए तब आप ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन कई बार कंफ्यूजन में गलत कर देते हैं। अगर भ्रूण अवस्था पूछ ली जाए कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तब आपको अस्थि मज्जा नहीं करना है, वहां पर सही होगा प्लीहा या यकृत, ध्यान रहे दोस्तों। तो यकृत या प्लीहा के अंदर आरबीसी का निर्माण होता है। पढ़ते हैं इसका जीवन काल की, आरबीसी का जीवन काल कहाँ होता है। ये जन्म हो गई इसकी, मतलब ये बन गई, तो ये कितने दिनों तक जीवित रहती है, इसका जीवन काल क्या होता है दोस्तों। तो हम जानते हैं सभी कि आरबीसी का जो जीवन काल है वो कितना होता है। आरबीसी का जीवन काल होता है दोस्तों 120 दिन का, यानी कि 120 दिन के बाद में ये कोशिकाएं मृत हो जाती है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है दोस्तों। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, यानी कि एक जो आरबीसी कोशिका अस्थि मज्जा के अंदर बनी है वो 120 दिन के बाद में अपना आप मृत हो जाएगी। तो ये कहाँ जाकर मृत होती है, इनको भी पढ़ते हैं कि इनकी मृत्यु कहाँ होती है। जो आरबीसी होती है इन कोशिकाओं की मृत्यु होती है यकृत में, यकृत के अंदर इनकी मृत्यु होती है, यकृत में इनकी मृत्यु होती है। इसीलिए यकृत को कहा जाता है आरबीसी का कब्रगाह, यकृत में इनकी मृत्यु होती है। 120 दिन के बाद में ये यकृत में समाप्त हो जाती है आरबीसी कोशिकाएं, इसीलिए यकृत को क्या कहा जाता है, यकृत को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रहे, आपको याद रखना इसे कि यकृत को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है, यकृत को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। इसीलिए मैंने ये चीज आपको इम्पोर्टेंट लिखवाई है, नोट लिखवा के कि भ्रूण अवस्था में यकृत में निर्माण होता है। ये बिल्कुल उल्टी चीज हो जाती है दोस्तों। जो नॉर्मली जो है वो तो यकृत के अंदर आरबीसी समाप्त होती है, लेकिन एक ही कंडीशन ऐसी है, जब भ्रूण हो रहा होता है, भ्रूण का विकास हो रहा होता है, उस वक्त जो है वो यकृत के अंदर आरबीसी बनती है। इसको विशेष रूप से ध्यान रखना, क्यों ये कंफ्यूजन के लिए पूछ सकते हैं। इन दोनों में बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार और आप प्रश्न को गलत कर देते हैं। के बाद में आरबीसी का रंग पढ़े, ये तो जीवन काल की हुई बात की, 120 दिन का जीवन काल होता है और 120 दिन के बाद में ही यकृत में जाकर समाप्त हो जाती है, यानी यकृत को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। बात करें रंग की, तो आरबीसी का जो रंग है वो किस तरह का होता है दोस्तों। आरबीसी का रंग होता है लाल, और ये लाल रंग एक वर्णक के कारण होता है। आप सभी जानते हैं लाल रंग कैसा होता है, एक वर्णक के कारण होता है। उस वर्णक का नाम होता है हीमोग्लोबिन। एक वर्णक पाया जाता है आरबीसी में, इस आरबीसी में एक वर्णक पाया जाता है हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का जो रंग है वो लाल होता है। यानी हमारे जो खून की रक्त कोशिकाएं हैं, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, इनका रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन क्या होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ लेते हैं कि हीमोग्लोबिन में दो शब्द है। देखिए दोस्तों, हीमो और ग्लोबिन। हीम का मतलब होता है आयरन, हिम ग्रीक भाषा का शब्द है, इसको ट्रांसलेट करें तो हिम का मतलब होता है आयरन दोस्तों। तो हीमोग्लोबिन की जो हिम नामक, हीमोग्लोबिन में क्या क्या होता है देखिए, हीमोग्लोबिन को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। हीमोग्लोबिन आरबीसी का ही एक पार्ट है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन में देखिए एक तो होता है हीम नामक वर्णक, हीमोग्लोबिन में हीम नामक वर्णक होता है। इस वर्णक के कारण ही जो है वो लाल रंग होता है ब्लड का, ग्लोबिन के कारण नहीं होता है। दो चीजें इसमें, हीमो और ग्लोबिन। ग्लोबिन तो प्रोटीन होती है, ग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल नहीं होता है। हीम नामक जो वर्णक है, उस वर्णक के कारण जो है वो रक्त का रंग लाल होता है। प्रश्न अगर इस तरह से आए कि रक्त का रंग जो है वो लाल किस कारण होता है, तब आपको हीमोग्लोबिन सही आंसर लिखना है। और जानकारी के लिए ध्यान रहे कि हीम नामक एक वर्णक होता है। वर्णक पूछ ले, अगर हिम नामक वर्णक आ जाए तो उसमें आपको ऑप्शन में हिम नामक वर्णन ही सही करना है। हिम नामक एक वर्णक होता है और इसी वर्णक के कारण जो है वो लाल रंग होता है ब्लड का। और ग्लोबिन नामक जो है वो एक लोहा युक्त प्रोटीन होती है। हिम तो हो गया वर्णक,
बाकी बचा ग्लोबिन। तो ग्लोबिन जो है वो क्या होता है, एक प्रोटीन होता है और ये लोहा युक्त प्रोटीन होता है, मतलब आयरन का एक संकुल यौगिक बनता है और वो संकुल यौगिक मिलकर इस ग्लोबिन का निर्माण करता है। ग्लोबिन एक प्रोटीन होती है। ग्लोबिन क्या है, लोहा युक्त प्रोटीन होती है, लोहा युक्त प्रोटीन होती है। और ये प्रोटीन क्या करती है, अपने अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को संयोजित करती है। तो पहला तो ग्लोबिन क्या है, एक लोहा युक्त प्रोटीन है। इस ग्लोबिन प्रोटीन का काम क्या होता है, O2 व CO2 को संयोजित करना। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने आप से ये संयोजित करता है और इसका संवहन करता है, संयोजित करना। O2 और CO2 मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर संयोजित करता है। कौन करता है, ग्लोबिन नामक प्रोटीन। ग्लोबिन नामक जो प्रोटीन होती है ये लोहा युक्त प्रोटीन होती है। हीमोग्लोबिन की कमी से एक रोग होता है जिसको हम लोग कहते हैं रक्तहीनता या एनीमिया। ध्यान रहे, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से रक्तहीनता, और जिसको कह सकते हैं एनीमिया। हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है हमारे शरीर के अंदर, क्या मानव के अंदर होती है और क्या महिलाओं के अंदर होती है, मेल और फीमेल के अंदर। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रहे दोस्तों। मेल के अंदर जो मनुष्य के अंदर मात्रा है वो होती है लगभग 14.5 से 16.5 के बीच में। 14.5 से 16.5 के बीच में होती है, वो भी 100 ml ब्लड के अंदर, ग्राम पर डेसीलीटर 100 ml ब्लड में लगभग 14.5 से 16.5 तो होती है मनुष्य के अंदर, मतलब मेल के अंदर। और महिलाओं के अंदर होती है ये 12.5 से 14.5 के बीच में 100 ml ब्लड के सैंपल्स में। ये ध्यान रहे दोस्तों। जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है इसको मापी जाती है और इसको किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है ये भी आपको पूछ सकते हैं। हीमोग्लोबिन की मात्रा मापी जाती है दोस्तों किस यंत्र के द्वारा, हीमोसाइटोमीटर के द्वारा। हीमोसाइटोमीटर नाम का एक उपकरण होता है, इसी उपकरण के द्वारा हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा मापी जाती है। तो ये हीमोग्लोबिन के बारे में दोस्तों थोड़ा सा, इसके बाद में आरबीसी के बारे में और भी पढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में।